हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केबी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं केबी सर आपके बीच कक्षा 12 गणित विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आहव्यू के हमने 3 वीडियो अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। और प्रश्न पहले तो सबसे पहले आहव्यू के हमने इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट को बताया है और 2 पार्ट है कॉन्सेप्ट के, और एक वीडियो अपलोड हुआ है प्रश्नावली 2.1 के, जिसमें 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है। आज हम 5वें प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रश्नावली 3.1 पीछे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, उसकी त्रुटियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 11th की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो प्रश्नावली 2.1 लिखा था, आहव्यू ही पढ़ाया गया है। बस केवल मिस्टेक ये हो गया है कि जहां प्रश्नावली 3.1 होना चाहिए था वहां 2 लिखा गया है। तो वहां पर आप लोग जाकर कुछ ज्यादा मत सोचिएगा कि प्रश्नावली 2.1 है, क्वेश्चन आपको आहव्यू की ही मिलेंगे, ठीक है ना। और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम उसको सुधार भी कर देंगे अगर कोई सिस्टम होगा तो ऐसा। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक 3x4 आहव्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। अभी तक प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा था, 2x2 के एक आहव्यू की रचना कीजिए, यानी 2 पंक्त 2 स्तंभ हो। और ये क्या कह रहा है, 3x4 यानी 3 पंक्त हो और 4 स्तंभ हो, एक ऐसे आहव्यू की रचना करना है। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कह रहा है स्मॉल aij बराबर 1/2 माड़ 3i प्लस j माड़ क्लोज। और दूसरा सवाल है aij 2i माइनस j। तो देखिए माड़ के अंदर आप लोग पढ़ रखे हैं, क्रमचय संचय पढ़े होंगे पीछे चैप्टर 11th में। तो माड़ के अंदर यदि कोई संख्या निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। कहने का मतलब है कि माड़ के अंदर यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है, और धनात्मक है तो धनात्मक रह जाती है, धनात्मक है तो धनात्मक। सबसे पहले 3x4 का हमको एक वास्तविक आहव्यू मानना है। तो 3x4 का एक वास्तविक आहव्यू a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 और a31 a32 a33 a34 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमें 11 a12 a13 और a21 22 23 31 32 33 34 का मान निकाल लेंगे और उसी समीकरण में रख देंगे, हमारे आहव्यू का निर्माण हो जाएगा। चलिए देखते हैं जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, j लिखेंगे। माना 3x4 का एक आहव्यू 3x4 का एक आहव्यू a बराबर a11 a12 a13 a14 है, a21 a22 a23 a24 और a31 a32 a33 a34। इसको कहां से ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे आहव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे वहां मैंने बताया था कि वास्तविक आहव्यू क्या होते हैं। वास्तविक आहव्यू क्या होता है वहां पर हमने बता ही रखा है आपको, ठीक है ना। तो उसी वास्तविक आहव्यू से 3x4 के एक आहव्यू को बनाए हैं। 3x4 का मतलब यानी 3 पंक्त एक 4 स्तंभ हो। तो देखिए 3 पंक्त हैं, 1 पंक्त 2 पंक्त 3 पंक्त। आहव्यू के मुख्य 2 ही अंग होते हैं, पंक्त और स्तंभ। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं कि पंक्त किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट आहव्यू के नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और आहव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट अवश्य देखें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो a11 का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि a11 के लिए i और j दोनों का मान 1 है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1। जब a11 बराबर i का भी मान 1 है, j का भी मान 1 है, तो इसी समीकरण में लाकर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 और माड़
-3 आई का मान कितना है 1 है, गुणे 1 प्लस जे हो जाएगा। जे का भी मान 1 है, जे का भी मान क्या है 1 है। रख दीजिए 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 3 कम 3 -3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 1/2 -2। हमने कहा था कि माड़ के अंदर यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो बाहर निकलेगा तो धनात्मक हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो 1/2 × 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 आ गया। A11 का मान कितना आ गया 1 आ गया। A12 के मान पर चर्चाएं करते हैं। तो A12 का मतलब है कि I का मान 1 होगा और J का मान कितना होगा 2। इसी में रखना है, पुनः रखेंगे भैया इसी में, तो रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, रखेंगे IJ तो यानी स्मॉल a 12 कह सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ना लिखिए, दोनों आपके ऊपर है। 1/2 और यहाँ देखिए I का मान -3, I का मान 1 है, J का मान 2 है, ऐड कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा और माड़ के अंदर से निकलेगा 1/2 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए A13 की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो यानी I का मान 1 हो जाएगा और J का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो रख दीजिए 1/2 माड़ -3 × 1 और +3 1/2। अब देखिए -3 + 3 ये हो जाएगा 0, 1/2 × 0। किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं। A21 यानी I का मान 2 है और J का मान क्या है 1 है, निकाल लीजिए 1/2 और यहाँ पर -2 × 3, क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पर 3I है ना, तो -3 × 2 + J का मान 1 है प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1/2 और 3 दूनी 6 -6 + 1 हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए 1/2 और यहाँ पर -5 और माड़ से निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा 5/2। A22 का मान निकालते हैं, यानी I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है। तो A22 को निकाल लेते हैं तो 1/2 -3 I है तो I का मान 2 है, रख दीजिए प्लस J का भी मान 2 है 1/2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 + 2 हो जाएगा 1/2 -4 हो जाएगा। 1/2 गुणे 4, 2 × 2 2 दूना 4 बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे A23 की बात करते हैं। तो यानी I का मान कितना है भैया 2 है और J का मान 3 है, तो रख दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और माड़ में हमारा क्या हो जाएगा -3 और J का मान कितना है I का मान 2 है प्लस J का मान कितना है 3 है, रख दीजिए 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा +3 प्लस माइनस घटते हैं 1/2 और -3 और ये जब माड़ से बाहर निकलेगा तो धनात्मक हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए आगे अभी हमें किसका मान चाहिए, सॉरी देखिए एक छूट ही रहा है, A14 और A24 का मान नहीं निकाले हैं, A14 और A24 का, क्योंकि 13 के बाद 14 का भी मान निकालना है तो A14 का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम सोचे 3 × 3 का बनाना है या फिर लेकिन 3 × 4 का बनाना है, तो A14 का मान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I का मान 1 और J का मान 4, I का मान 1 और J का मान 4, तो 1/2 I का मान 1 ही रहेगा 3 × 1 और J का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 + 4 और 1/2 × 1 1/2। देख लेते हैं अगर वीडियो कट रहा हो तो इधर भी ये लिखते हैं। हाँ ये लाइन A14 वाला तो कट ही गया है, ये वीडियो कट ही रहा है, देखिए इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। दिखाने क्या इधर सॉल्व कर देते हैं A14 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखते हैं A14 का मान निकालेंगे तो स्मॉल A14
यानी आई का मान 1 है और जे का मान कितना है 4 है और इसी में रखना है हमको। तो ये हो जाएगा 1/2 माड़ -3 आई का मान 1 है इंटू 1 हो जाएगा प्लस जे का मान 4 है तो 4 हो जाएगा 1/2 -3 + 4 और ये हो जाएगा 1/2 माड़ 1 और माड़ से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 24 का मान छूट गया है तो ये 24 का मान निकालेंगे तो ये 24 तो यानी आई का मान 2 है और जे का मान कितना है 4 है। निकाल लेते हैं 1/2 और ये इसी में रखना है तो -3 आई है, आई का मान कितना है भैया 2 है प्लस जे है, जे का मान 4 है तो 1/2 2 तिहाई 6 + 4 और 1/2 और माड़ में -2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा ये तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 हो जाएगा। आगे किसकी वैल्यू निकालना है A31 A32 A33। जब हम A31 का निकालेंगे तो इसका मतलब है कि I का मान 1 है, सॉरी I का मान 3 है और J का मान 1 है। I का मान 3 है तो ये हो जाएगा स्मॉल A31 और यहाँ रख दीजिए तो इसी पे रखना है 1/2 माड़ 3 इंटू 3 जे का मान 1 है 1 रख दीजिए तो 1/2 और 3 3 का 9 + 1 तो यहाँ पर बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 -8 और जब बाहर निकलेगा 1/2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माड़ के अंदर कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है तो क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है। 2 × 1 = 2 2 × 4 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से A32 का मान निकालेंगे। देखते हैं अगर कहीं पर कट रहा हो तो हम आपको दिखा देते हैं। इधर कट जरूर रहा भैया। ये देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 3 × 4 का निकालना पड़ रहा है ना वैल्यू। A32 का मान जब हम निकालेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। A32 यानी I का मान 3 और J का मान 2 हो जाएगा तो A32 बराबर हो जाएगा, इसी में रखना है 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 × 3 + 2 हो जाएगा तो 1/2 और 3 3 का 9 + 2 हो जाएगा तो देखिए हो जाएगा 1/2 -7 ये मार से बाहर निकलेगा तो +7 हो जाएगा बराबर 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2। A33 का मान निकालेंगे तो A33 का मान कितना हो जाएगा यानी I का मान 3 और J का भी मान 3, I का मान भी 3 और J का 1/2 यहाँ रखिए -3 I होता है क्योंकि यहाँ पर I है। देखिए यहाँ पर क्या है I तो 3 × 3 + 3 हो जाएगा 1/2 1/2 और -6 हो जाएगा। घटा दीजिए मार से निकलेगा तो क्या हो जाएगा भैया धनात्मक हो जाएगा 1/2 × 6 2 × 1 = 2 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा। A34 यानी I का मान 3 और J का मान 4 तो स्मॉल A34 बराबर हो जाएगा 1/2 इसी में रख रहे हैं तो -3 × 3 + 4 तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -9 + 4 तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये जब बाहर निकलेगा 1/2 + 5 हो जाएगा क्योंकि माड़ के अंदर यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो निकलने के बाद क्या हो जाएगी धनात्मक, ये हो जाएगा 5/2। अब देखिए इस तरीके से हमने A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 और A33 A34 के मान को ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको ज्ञात करने के बाद समीकरण 1 में रख देंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 का मान तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर के लिए हमको इसको इतना मिटाना पड़ेगा और उसके मिटाने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए इतने को हम मिटा देते हैं क्योंकि ये आप समझ लिए हैं। तो लिखेंगे आगे यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13 A14
A21, A22, A23, A24 तथा A31, A31, A32, A33 व A34 का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या था, A बराबर समीकरण एक हमारा भैया क्या था, तो समीकरण एक हमारा था A11, A12, A13, A14 और A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये था कि नहीं था। अब चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। A11 का मान 1 आया है, 1 रख दीजिए। A12 का मान 1/2 आया है। A13 का मान 0 आया है, तो 0 रख दीजिए। A14 का मान यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि 21 है। A14 का मान हमने ऊपर निकाल रखा है, तो 1/2 है A14 का मान। A21 का मान देखिए 5/2 है और A22 का मान 2 है। A23 का मान 3/2 है। उसके बाद हमने A24 को यहाँ ना निकाल कर यहाँ पर निकाले हैं। A24 की वैल्यू कितना है, 1 है। आगे आते हैं A31 का मान, A31 का मान यहाँ पर निकाले हैं 4 आया है भैया। A32 का मान 7/2 आया है और A33 का मान 3 आया है और A34 का मान 5/2 आया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ या आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप दूसरा लगा लीजिएगा, दूसरे में कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप मानेंगे पहले समीकरण के तरीके से और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करने में ज्यादा समय लग रहा है, क्यों, कितने आए निकालने, 12 एलिमेंट के मान निकालने हैं और 12 तत्वों के मान, आयों के मान को निकालकर फिर समीकरण एक में रखना है। इसलिए सवाल थोड़ा सा लंबी हो जा रहा है, इसलिए बारीकी से एक एक पॉइंट आपको बताए हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरीके से। दूसरा आप लगाइएगा, यदि नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, अन्य किसी वीडियो के साथ। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है भैया। सवाल नंबर 6 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 के दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, जो दूसरा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट को, देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है x + y और यहाँ दे रखा है 5 + z 2xy और बराबर दे रखा है 6 2 5 8। ये दे रखा है। लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तुलना। कर लीजिए तुलना। यहाँ x + y है तो x + y यहाँ पर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 5 + z है तो 5 + z बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से 5 को उधर ले जाइए तो z बराबर हो जाएगा 5 - 5, z बराबर 0। यानी z के मान कितने हो जाएंगे, 0। z का मान तो मिल गया। आगे फिर तुलना करते हैं भैया। तुलना क्या करेंगे, x y बराबर 8 हो जाएगा, x y बराबर 8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 8/y, 8/y। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 यही है। x का मान कितना है, x बराबर है 8/y, यहाँ पर रख दीजिए 8/y प्लस y बराबर 6। गुणन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 8 + y गुणे y बटे y हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 8 + y² बराबर कितना हो जाएगा, 6y। एक तरफ ले आइए
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। यानी कहने का मतलब हुआ कि मध्य पद तोड़कर जिनको गुणनखंड करना आता होगा कैसे होता है, पहले पद का अंतिम पद से गुणा होता है, ये गुणा मन में ही रहता है। वाई स्क्वायर का गुणा 8 से करेंगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y प्लस 8। यानी मध्य पद को तोड़ना है, 6 को इस तरीके से तोड़ा जाए कि जोड़ने या घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 है। तो 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, y कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो अब अभी तक देखिए 4 पद थे, पहले 3 हुआ, फिर 4, फिर 2, इन दोनों में y प्लस 4 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y माइनस 2 बराबर 0। जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। पुनः y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देख लीजिए वीडियो तो नहीं कट रहा हो, नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कट तो रहा है वीडियो, फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो कट गया है, ये देखिए, तो देख लीजिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, तो ये कहा गया है कि जब ये 0 होंगे y माइनस कितना, 1 मिनट रुक जाइए दिखा देते हैं। यहाँ से कट रहा है तो प्रश्न नंबर 6 के पहले पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और जहाँ से कट रहा है वहां से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से देखिए इन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, तो y माइनस 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे। जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, पुनः y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2। अब ये बताइए कि यदि y के 2 मान आए हैं तो z के भी क्या, x के भी क्या होंगे, 2 मान आएंगे, x के भी क्या होंगे, 2 मान आएंगे। लिखेंगे जब y बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए तो कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 8 बटे, समीकरण 2 यही है ना, x बराबर 8 बटे y, तो y का मान 4 है, बटे 4 बराबर 2 हो जाएगा। पुनः जब y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर तब कितना हो जाएगा, x बराबर समीकरण 2 कितना है, 8 बटे y, 8, y का मान 2 है, रख दीजिए 4। यानी कहने का मतलब हुआ कि आंसर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 4, y बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 और z बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न 2 नंबर में आते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, देखकर आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा था, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। हमने तुलना कर लिया तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड का मान 0 हो गया। एक्स वाई यहाँ पर है, यहाँ पर 8 है, एक्स वाई बराबर 8 और x बराबर हमने कर दिया 8 बटे वाई। 1 और 2 समीकरण मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो कितना आ गया 8 बटे, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 और x का मान हमको 8 बटे वाई रखना है, 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर 6 के हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, y का गुणा y से हो जाएगा तो y स्क्वायर 8 प्लस वाई इंटू वाई, y बराबर 6, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए। गुणनखंड किए तो 2 गुणनखंड मिल गया,
y-4 और y-2। तो y के दो वैल्यू मिल गए, एक तो y बराबर 4 और y बराबर 2। जब हमने y बराबर 4 रखा तो x का मान 2 आया, और जब हमने y बराबर 2 रखा समीकरण 2 में तो y का मान 4 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 × 4 और y का भी वैल्यू 2 × 4 और z की वैल्यू 0। ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है भैया। आगे चलते हैं भैया, सवाल नंबर 6 का तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर 6 का दूसरा हो गया था। सवाल नंबर 6 में x y z के मान ज्ञात करने थे, तो 2 हम कर चुके हैं। तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड, और इसके इक्वल टू में क्या दे रखा है भैया 9 5 7। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करने पर पहले आव्यूह का तुलना दूसरे आव्यूह से करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर दे रखा है। बराबर है तो तुलना हो सकता है, बराबर ना होता तो तुलना ना हो सकता। अगर ये बराबर ना लिखा होता तो x y z के मान ज्ञात करना असंभव होते। क्या होते, असंभव। लेकिन क्या है, बराबर दिया गया है तो तुलना करवा लेंगे। तुलना करवाइए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है तो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर 9 है बराबर 9, समीकरण 1 मानिए। यहाँ x प्लस जेड है, x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 मान लीजिए। आगे देखिए y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। तीनों को हमने क्या किया है, तुलना किया है। इसमें देखिए कितने पंक्ति कितने स्तंभ है, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, एक स्तंभ और 3 पंक्ति है भैया, एक स्तंभ और 3 पंक्ति है। ठीक है ना। और इसमें भी एक ही स्तंभ और 3 पंक्ति है। ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 में यदि हम y और z का मान रख देते हैं तो x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x प्लस z का मान, x प्लस z बराबर 5 रखने पर रख दीजिए। जैसे हम रखेंगे तो इसको देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं x प्लस जेड के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर y प्लस x प्लस जेड बराबर 9, और x प्लस जेड बराबर हमको 5 रखना है, तो y बराबर y प्लस यहाँ x प्लस जेड के स्थान पर हम 5 रख देंगे, 5 हो जाएगा बराबर 9, और 9 y बराबर हो जाएगा 5, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर 4। y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और हमको y प्लस जेड का मान कितना पता है, 7 पता है। कितना पता है, 7 रख दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना भैया, 7 है, तो 7 रख देंगे बराबर 9, और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। आगे लिखेंगे x कामा वाई, x व वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। जैसे ही समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब देखिए x का मान कितना है भैया, 2 है, और y का मान कितना है, y का मान 4 है, प्लस 4 हो जाएगा प्लस जेड बराबर 9, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस जेड बराबर 9। ये देखिए 6 इधर प्लस है, बॉर्डर उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर 3, बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 4, z बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए प्रश्न 6 नंबर कह रहा था कि x y z का मान ज्ञात कीजिए। हमने 2 प्रश्न लगा लिए थे, तीसरा दिया गया था x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर 9 5
7 दे रखे थे, ठीक है ना। हमने तुलना कर लिया, जब तुलना किया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आए, इसको समीकरण 1 मान लिए। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2, y प्लस जेड बराबर 7। हमने लिखा कि समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान रखने पर x प्लस जेड का मान रख दिए तो y का मान 4 आ गया। इसी तरीके से समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखे तो x बराबर 2 आ गया। x y का मान पुनः समीकरण में 1 में रख दिए तो z का मान 3 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, तो 7 पर चर्चाएं करते हैं। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं और समीकरण बराबर क्या है भैया, समीकरण है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दे रखा है किसके, -1 5 0 13 के। कह रहा है से ABCD का मान ज्ञात करना है, यानी दिए हुए उपरोक्त समीकरण से, जो समीकरण ये दिया गया है, जो दो आव्यूह बराबर दे रखे हैं, इन्हीं दोनों को हल कर हमको क्या करना है, ABCD का मान ज्ञात करना है। तो आव्यूह के पास देखिए, इस आव्यूह में और इस आव्यूह में बराबर लगा है। यदि बराबर लगा हुआ है तो हम आव्यूह की तुलना कर सकते हैं, यदि बराबर नहीं लगा हुआ है तो आव्यूह की तुलना हम नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बता रखा है, जो भी स्टूडेंट हमारा आव्यूह का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो जाए यूट्यूब चैनल पर और सर्च करें, प्लेलिस्ट में 2 इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको अवश्य से देखें। आगे चलते हैं। देखिए जब तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ तो है a माइनस बी, लिखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे देखिए हो जाएगा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी क्लोज ब्रैकेट को, और यहाँ देखिए -1 5 0 13 लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, a माइनस बी है, यहाँ -1 है, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1 मान लीजिए। आगे देखिए 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 2 मान लीजिए। आगे देखिए 2a माइनस बी बराबर 0, इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, हम लिख सकते हैं कि 2a बराबर b। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। आगे एक और तुलना करना है। क्या तुलना करना है, यहाँ 3c प्लस डी है, यहाँ पर क्या है 13 है, तो 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। देखिए तुलना कैसे करना है, हम आपको बता रखे हैं कि पहले आव्यूह के A11 दूसरे आव्यूह के A11 से कंपेयर होगा, तुलना होगा, और पहले आव्यूह का A12 का मान दूसरे आव्यूह के A12 से कंपेयर होगा, तुलना होगा, ठीक है ना। जैसे आव्यूह A11 के साथ जुड़ता है, A12 के साथ, यदि आव्यूह बराबर हैं तो पहले आव्यूह के A11 की तुलना दूसरे आव्यूह की A11 से हो जाएगी। वही की है, देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, पहले आव्यूह का A11, और यहाँ पर पहले आव्यूह का A11 -1 है, तो a माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 12 का मान 2a प्लस सी है और यहाँ पर 5 है, तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 से, देखिए b, समीकरण 3 से b बराबर क्या रख सकते हैं, 2a रख सकते हैं। समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 3 से b बराबर 2a, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। रखिए, देखिए समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1 और b बराबर 2a रखना है, तो a माइनस 2a बराबर -1। अब देखिए बड़े में से छोटा वाला घटेगा, -a बराबर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ हमारा हो जाएगा a बराबर 1। कितना हो जाएगा, a बराबर 1। अब a का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में, तो c का मान आ जाएगा। a का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, और a का ही मान समीकरण 3 में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है भैया,
2 है हमारा समीकरण 2 क्या है 2a प्लस सी बराबर 5 और a का मान कितना आया है तो आप कहेंगे कि सर जी a बराबर तो 1 आया है, 1 रख दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, 2 कम 2 प्लस सी बराबर 5 और सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हमारा सी का मान आ गया। आगे देखिए लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है 2a बराबर b है, तो देखिए a का मान 1 है क्योंकि हम यहाँ निकाले हैं a बराबर 1, तो रख दीजिए 2 इंटू 1 इक्वल टू b, तो यानी b बराबर हम कहें तो हो जाएगा 2। अब हमको किसका मान चाहिए d का मान चाहिए और d वाले के लिए समीकरण क्या है 4 है। लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में c का मान रखने पर देखिए समीकरण 4 क्या है भैया 3c प्लस d बराबर 13 है और c का मान कितना है 3 है। यहाँ पर देखिए c का मान कितना आया हुआ भैया 5 माइनस 2 बराबर 3, तो रख दीजिए 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ से 9 प्लस डी बराबर 13 और d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 9 4 13, 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर कितना हो जाएगा 3 और d बराबर हमारा हो जाएगा 4। d बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 1 2 3 4 ही हमारे आंसर आ गए हैं। सबसे पहले आपको दिए हुए प्रश्नों को तुलना करना है, तुलना करने के बाद जैसे जिसका समीकरण बनेगा उसी हिसाब से उसकी वैल्यू को पुट करना है। ये सब आसान है, 2 नंबर के आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो वैल्यू जरूर आती है यक्स का मान ज्ञात करने का, अगर 2 इंटू 2 का है डायरेक्ट कंपेयर करने से वैल्यू मिलते हैं तो 1 नंबर में, समीकरण से मिलता है तो 2 नंबर में और मैक्सिमम आपके 5 नंबर तक भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि प्रश्न नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा कट रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये कट रहा है, देखिए यहाँ पर जब समीकरण 4 में हमने क्या किया है c का मान रखा है तो समीकरण 4 क्या था 3c प्लस डी बराबर 13, तो c बराबर c की वैल्यू कितना है 5 माइनस 2, c बराबर 3 आया है तो रख दीजिए 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13 और 3 3 9 प्लस डी बराबर 13 और डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, बॉर्डर उस पास जाएगा, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3, d बराबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की नंबर, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 8 है। 8 क्या कहना चाहता है भैया, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, कैपिटल A बराबर बड़े ब्रैकेट में स्मॉल a आई जे यम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। तो यदि एक वर्ग आव्यूह है, यहाँ से बहुविकल्प स्टार्ट है तो कह रहा है क्या सही होगा कि यम n से, यम का मान n से छोटा होगा कि यम बड़ा होगा n से, यम बराबर n की इसमें से कोई नहीं। तो जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन आव्यूह के पार्ट देखे होंगे उसमें मैंने बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। हमने 7 प्रकार के आव्यूहों के प्रकार को पढ़ाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ग आव्यूह कैसा आव्यूह होता है फिर से बता देते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। यम इंटू एन का क्रॉस का कह रहा है, यानी यम पंक्ति है और एन स्तंभ है, तो इसमें क्या सही होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा, आयताकार आव्यूह तो होगा नहीं, ठीक है ना। जब छोटा बड़ा नहीं होगा तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये भी बता रखा था, आई बराबर यम बराबर पंक्ति और n बराबर जे बराबर स्तंभ बता रखे थे। तो इसमें से क्या हो जाएंगे, वर्ग आव्यूह में लिखेंगे, वर्ग जो आव्यूह होता है भैया वर्ग आव्यूह, इसमें क्या होते हैं, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आव्यूह का हमारे कर्म क्या है, जो प्रश्न दे रखा है आव्यूह का कर्म क्या है,
यम इंटू एन है, यानी एन हमारा क्या है, पंक्ति है यम, और एन क्या है, स्तंभ है। तो वर्ग भी है तो यम बराबर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम बराबर एन। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म के समान है। इसमें कह रहा है कि दिए हुए आव्यूह में x और y का मान ज्ञात करना है। इसके भी विकल्प हम नहीं लिखे तो विकल्प को लिख देते हैं कि पहला विकल्प क्या है भैया, इसका पहला विकल्प है a बराबर कि x बराबर 1/3 और y बराबर 7 और b है इनमें से कोई नहीं। बी वाला ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और सी वाला हमारा विकल्प क्या है, y बराबर 7 और x बराबर -2/3 और d बराबर हमारा हो जाएगा x बराबर -1/3, y बराबर -2/3, 2/3। क्लियर है। तो चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा भैया। देखिए दिया हुआ जो आव्यूह है, देखिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़े हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो प्रश्न को देखते ही 30 सेकंड में कर देंगे। देखिए जो दिया हुआ आव्यूह है 3x + 7y + 1 और 5 2x - 3x, 0 0 8 y - 2 × 4 है। ये क्या बीच में बराबर लगा है? आप कहेंगे नहीं सर जी, जब बराबर नहीं लगा है तो तुलना किसका करेंगे। यदि यहाँ पर बराबर लगा होता तो x और y के मान ज्ञात करना संभव थे, लेकिन बराबर नहीं लगा है तो x और y के मान ज्ञात नहीं हो सकते हैं, असंभव है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी दो आव्यूहों में x और y के मान को ज्ञात करना है। एक आव्यूह ये हो गया, एक आव्यूह ये। इसमें x y का मान तभी ज्ञात हो सकता है जब दोनों बराबर के दे रखे हो। क्या दे रखे हो, बराबर, यानी ये बराबर हो इसके। क्या बराबर दे रखा है? आप कहेंगे नहीं सर जी कामा लगा है। तो कामा लगा है तो तुलना कैसे करेंगे, किसका करेंगे? तुलना नहीं हो सकता ना। जब तुलना नहीं हो सकता है तो x और y के मान को ज्ञात करना क्या है, असंभव है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। इस प्रश्नावली 3.1 का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10। आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ कि सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है भैया। आगे सवाल नंबर 10 को देखते हैं भैया कि सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी प्रविष्टियां क्या हो, 0 और 1 हो। जिनकी प्रविष्टियां क्या हो, 0 और 1 हो। कह रहा है 3 × 3 के कोटि के एक ऐसे आव्यूह में कुल आयु ज्ञात कीजिए जिनकी क्या हो, जिनकी प्रविष्टियां कितनी हो, 0 और 1 हो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र लिखेंगे भैया। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, सूत्र ये होता है n बराबर पूरे की पावर i और इसकी पावर क्या होती है, j होता है। क्या होता है, j होता है। इसकी पावर क्या होती है, j होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो इस फार्मूले पर हम जैसे ही इसको करेंगे, इस फार्मूले पर हम जैसे ही करेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, डबल ब्रैकेट की कोई दिक्कत नहीं है, n की पावर i और पूरे की पावर j। याद रखिएगा, जहां n बराबर प्रविष्टियों की संख्या है, प्रविष्टियों की संख्या है, और i बराबर आपको पता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या है, और j बराबर क्या है, स्तंभ की संख्या। किसकी है, स्तंभ की संख्या। अब कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो प्रविष्टियां कितनी दे रखी हैं, तो आपको पता है 0 या 1, 0 या
1। तो इस तरीके से टोटल प्रविष्टियां 2 हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कैपिटल N लिख लीजिए क्योंकि स्मॉल n अभी तक हम उसको ही समझते हैं, तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं। तो 2, क्योंकि एक तो क्या है, एक तो 0 है और एक है, तो 0 और 1 मिलाकर 2 प्रविष्टियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 2। तो कैपिटल N का मान 2 आ गया। तो सूत्र रख दीजिए, इसी सूत्र पर हम इसको हल कर लेंगे। तो कैपिटल N बराबर ये कैपिटल N की पावर I और पूरे की पावर J हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो देखिए कैपिटल N का मान और I और J का मान कितना है, तो आव्यूह की कोटि कितना है, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि कितना है बताइए, तो आप कहेंगे 3 इंटू 3, यानी मैं कहूंगा 3 इंटू 3। तो आव्यूह की कोटि का फार्मूला क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, यही तो होता है ना, पंक्ति गुणे क्या होता है, स्तंभ होता है। तो पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। n का मान 2 है, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 पूरे की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 की घाते 3, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे 512। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, यहीं से प्रश्न आते हैं जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है ना। जब से NCERT लगा हुआ है तब से कुछ थोड़े से अच्छे सवाल आने लगे हैं बहुविकल्प के रूप में, ठीक है ना। तो देख लीजिए, कह रहा 3 इंटू 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसके कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल अवयवों की संख्या तो यही हो जाएगी भाई, क्योंकि कुल अवयवों की संख्या क्या सूत्र यही होता है, ठीक है ना। कुल अवयवों की संख्या यहां लिख देते हैं, कुल अवयवों की संख्या, ठीक है ना, कुल अवयवों की संख्या। तो 3 इंटू 3 यानी कोटि, पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी क्या है, 3 दे रखा है। तो प्रविष्टियां 0 और 1 दे रखी हैं, तो 0 और 1, एक 0 है एक 1 है, तो कुल प्रविष्टियां 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और आव्यूह की कोटि 3 इंटू 3, और आव्यूह की कोटि या क्रम का फार्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे हमने स्तंभ कर दिया, फार्मूला लगा दिया। हमने बताया था अवयवों की संख्या बराबर कैपिटल N की पावर I और पूरे की पावर J। जहाँ n बराबर प्रविष्टियों की संख्या होती है, यहाँ पर कैपिटल N है तो यहाँ पर भी कैपिटल N करेंगे, और स्मॉल I बराबर पंक्तियों की संख्या और J बराबर स्तंभों की संख्या होती है। इसी को रख देंगे। प्रविष्टियां 2 है, I और J का मान 2 है, 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 पूरे की पावर 3, क्योंकि स्तंभ की वैल्यू भी 3 है। तो 8 की पावर 3, 8 इंटू 8, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512। तो प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।